राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आखिरकार सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज था वो कायम रहा। बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर प्रदेश को भगवा रंग में रख दिया है। वहीं राजस्थान के हॉट सीट कहे जाने वाले आदर्श नगर विधानसभा सीट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बता दें, रफीक खान ने आदर्श नगर विधानसभा सीट से 1 लाख से अधिक मत पाकर जीत हासिल की है। इस मौके पर नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने रफीक खान से खास बातचीत की। हार जीत के नतीजे के बाद जहां राज बदल गया, वहीं जयपुर की हॉट सीट आदर्श नगर पे रफीक खान ने दोबारा अपनी पहचान बनाई। कह सकते हैं कि भारी मतों से जीत हासिल करके दोबारा रफीक खान वापस आए हैं। सबसे पहले तो रफीक खान जी, आपको नवतेज टीवी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे क्या कुछ खास रहने वाला है और इस जीत का श्रेय आप किसको देंगे? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय अगर अपन बात करें तो मैं सबसे पहले ये कह सकता हूँ कि जीत का श्रेय न केवल पार्टी को बल्कि जो आदर्श नगर की जनता है उनको, और ख़ास तौर से जो कार्यकर्ता मेरे साथ लगे, यार दोस्त लगे, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को, सबको मैं इसका श्रेय देता हूँ। और ये मानता हूँ कि बिना कार्यकर्ताओं के, बिना टीम वर्क के कोई भी जीत हासिल नहीं होती। बहुत अच्छे से और पूरे साथियों ने, सब ने मिलजुल करके एक जाजम पे, एक मंच पे आके चुनाव लड़ा और हम यहाँ से चुनाव में हमें कामयाबी मिली। चुनाव में कामयाबी मिलना एक अलग बात है, लेकिन आप जीतो और पिछली बार से ज़्यादा वोट भी मिले और पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन भी बढ़ जाए, जब ये लग रहा हो कि पूरे राजस्थान में वेव आपके खिलाफ है, उस समय में अगर आप ज़्यादा वोट मिल जाते हैं और आप ज़्यादा वोटों से जीत जाते हो, आपका जीत का अंतर भी बढ़ता है, तो इससे बढ़िया खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं कह सकता हूँ कि ये जीत पूर्णतः कार्यकर्ताओं को समर्पित है। सर, 1 लाख से अधिक वोट आपको मिले हैं और 1300 के लगभग नोटा पे भी बटन दबाया गया इस बार। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जनता को बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट पसंद नहीं आए? 1300 बहुत थोड़ा सा नंबर होता है। 1300 के नंबर को लेके अपन सवाल करें तो कोई सवाल जस्टिफाइड नहीं होता। ऐसा होता है हर विधानसभा में। कुछ लोग जाते हैं जो डेवलपमेंट या काम या पार्टी और पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के वोट करना चाहते हैं पर्सनल चॉइस पे, और फिर उनकी कोई चॉइस नहीं होती तो वो नोटा दबा जाते हैं। कुछ लोग अपने विवेक से भी नोटा दबा देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नोटा नहीं दबना चाहिए, वोट पड़ना चाहिए, आइदर किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ। डेवलपमेंट को वोट मिलना चाहिए, काम को वोट मिलना चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति में अभी जो मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता हावी हो चुकी है, और चुनाव, समाज में सांप्रदायिकता हो वो तो समझ में आती है, लेकिन चुनाव में सांप्रदायिकता आ जाए तो इससे ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकती। हमारे इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा, और जब जब भी सांप्रदायिक ताकतें हावी हुई है तो आप ये मानिए कि फिर एक दौर आया है जिसमें लोगों ने कास्टिज्म से और इससे अलग हटके, चाहे वो राजे महाराजाओं का टाइम हो और चाहे वो आज़ादी के बाद का समय हो, हमेशा सेकुलर ताकतें पावर में रही है। और मुझे विश्वास है, हम पहले अंग्रेज़ों से भी लड़े, मुग़लों से भी लड़े, आज फिर वो समय है, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं, और लड़के फिर से हम सेकुलरिज्म की राजनीति को बहाल कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश की आबादी का 1% को आप इग्नोर करो, उसको आप बोलो कि इस जाति को हम टिकट नहीं देंगे, इस कम्युनिटी को हम टिकट नहीं देंगे, हम राजस्थान में नहीं देंगे, हम मध्य प्रदेश में नहीं देंगे, हम हिमाचल में नहीं देंगे, हम मिजोरम में नहीं देंगे, हम छत्तीसगढ़ में नहीं देंगे, और फिर आप कहते हो कि हम हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में राज करना चाहते हो, तो वो राज नहीं कर सकते हो आप खाली नफ़रत बो सकते हो, नफ़रत के बीज बो सकते हो। हिंदुस्तान की संस्कृति में तमाम जातियां, तमाम धर्म के लोग एक साथ एक माला की तरह पिरोए हुए हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। और जब जब किसी ने अलग करने की कोशिश की है, वो खुद ही अलग हो गया है। तो ये कोशिशें ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है,
ये आदिकाल से होती आ रही है, लेकिन फिर दौर आए हैं और फिर से सेकुलरिज्म एस्टेब्लिश हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से वही दौर आएगा और ऐसी ताकतें बाहर होगी। सर, आपके वोट प्रतिशतों को देखते हुए तो लगता है कि अल्पसंख्यक ने तो आपको वोट दिए ही हैं, इसके अलावा अन्य समुदाय ने भी आपको वोट दिए हैं, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? मुझे 36 कौम के लोगों के वोट मिले हैं। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मेरे को आदमी ने, जनता ने सांप्रदायिकता से, जातिवाद से, हर बातों से ऊपर उठ के मेरे को वोट दिया, मुझे गले लगाया। मैं जितना दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। रवि नैयर जी ने आपको गायों को लेकर आप पे आरोप लगाया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आरोप लगाया, आरोप निराधार साबित हुआ और मेरी छवि को इससे बहुत नुकसान हुआ, तो मैं इसमें लीगल ओपिनियन ले रहा हूँ और क्या लीगलिटी सामने आती है उसके बाद कोई हम इस पे एक्शन लेने की बात करेंगे। सर, बाबूलाल नागर ने अपनी हार का कारण पायलट को बताया है, कहाँ तक ये सही साबित होता है? बाबूलाल नागर को ज़्यादा आइडिया होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मुझे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का आइडिया है नहीं, तो वो जो कमेंट कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं तो वही जाने। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आप जब जीतो तो जीत का सेहरा खुद बन जाए और हारो तो किसी और के माथे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को सबको मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म पे राजनीति करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ता है और 36 कौम की राजनीति करनी पड़ती है, तो किसी पर्टिकुलर नुकसान से नुकसान नहीं होता है। आदमी को ओवरऑल समझना चाहिए। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमारी कुछ सीटें घटी, इससे हम सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन वर्स्ट परफॉर्मेंस इसको नहीं कह सकते हैं। एक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक आंधी सी आई और वो उसमें छत्तीसगढ़ भी बह गया, उसमें मध्य प्रदेश भी बह गया, उसमें राजस्थान भी बह गया, लेकिन जो स्टेट जीते हुए बता रहे थे, तमाम सर्वे राजस्थान से बेटर बता रहे थे, उन सर्वे में राजस्थान फिर भी ठीक रहा और उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ऐसा प्रेडिक्शंस के समय होता है। बैठ के मंथन करेंगे, गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। रहेगा नर तो फिर बनाएगा घर, तो असेंबली घर न बना तो पार्लियामेंट में कोशिश करेंगे घर बनाए और एक सकारात्मक राजनीति के साथ एमपी का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें बढ़ती जा रही है, उनसे कैसे लड़ना है, इस पे चिंतन मनन करके, इस पे मंथन करके इनसे लड़ने की रणनीति भी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। सर, कुछ स्थानों पे बड़े चेहरों को हार का सामना देखना पड़ा, काफ़ी कुछ रणनीति उन्होंने बना रखी थी, क्या कुछ कारण रहे? क्या कांग्रेस के प्रचार प्रसार में इस बार कमी रह गई? कांग्रेस से ज़्यादा बड़े लीडर चुनाव हारे, वो बीजेपी में हारे। सतीश पूनिया जी हार गए, राजेंद्र राठौड़ जी हार गए, ऑफ कोर्स हमारे भी लीडर्स कुछ हार गए। जनता की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है और हमें बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। राजस्थान का प्रेसिडेंस है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन हम सोच रहे थे इस बार प्रेसिडेंस टूटेगा और हम एक बदलाव राजस्थान में होगा। सत्ता का बदलाव नहीं होगा, प्रेसिडेंस का बदलाव होगा, ऐसा हम समझते थे। उसमें हम अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पाए। हमारी फिर से कोशिश है कि हम दोबारा कैसे इलेक्शन जीतें और लोकसभा में अपनी गलतियों का खामियाजा लोकसभा में हम उसको पूर्ण रूप से ठीक करें और लोकसभा में अपना मत प्रतिशत बढ़ाएं और सीटें बढ़ाएं। और एक बात और है कि जब विधानसभा और लोकसभा का कंपैरिजन करते हैं तो मैं समझता हूं कि अब हम जितनी भी खामियां हमसे हुई है असेंबली इलेक्शन में, उन पे चिंतन मनन करके हम लोकसभा में उसको सही करने की कोशिश करेंगे। सर, अब लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कुछ खास करने वाली है? क्या पीएम मोदी के सामने कोई नया चेहरा आने वाला है, और अगर वो आता है तो क्या वो जीत हासिल कर पाएगा? देखिए, ये बहुत अर्ली है इस बात को कहना, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जैसा समय अब था, अभी
और हम ऐसा लगता था हमें कि हम 3 स्टेट जीतेंगे इनमें से। हम चारों स्टेटों में हमें उम्मीद थी। तेलंगाना हम जीत पाए और हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ हमारी खो गई, लेकिन मत प्रतिशत का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। राजस्थान में हम 2% से पीछे हैं और सिमिलरली हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कोई मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से कैसे कामयाब हो, इस पे काम किया जाएगा। कल बैठक बुलाई है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? और एक क्वेश्चन ये भी है कि अब क्योंकि भाजपा सरकार आ गई है और आपने हमेशा जनता के लिए काम किया है, तो क्या इस बार कुछ खास रहेगा? कल को ये ना हो कि जीतने के बाद विधायक ने काम नहीं करा या भाजपा सरकार ने मौका नहीं दिया। अगर काम करने वाला आदमी हो तो बंदिशें लागू नहीं होती। काम करेंगे, काम कहीं नहीं होगा तो उसके लिए वॉइस उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, सड़कों पे उठाएंगे। फिर से संघर्ष का समय है, संघर्ष करेंगे आम आदमी के लिए, जनता के लिए, और इश्यूज को लेके जाएंगे और आम पब्लिक के काम कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ रफ़ीक खान जी, जिन्होंने पिछली बार भी जीत हासिल करी और इस बार भी भारी मतों से जीत हासिल करी है, जिनका कहना यह भी है कि अभी भी मैं काम करूंगा, भले ही भाजपा सरकार मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं जनता के लिए हूं और जनता के लिए काम करूंगा। कल की मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये कल ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नव तेज टीवी, जयपुर।